कहां तक पहुंचे थे हम? करंट अफेयर्स किए थे ना। इसमें से एक चीज बच रही है, वो आपके नोट्स में भी पड़ा हुआ है, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017 में आई थी रूल्स। अगर आप अभी देखोगे आपको मैं पढ़ाऊंगा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है ना। तो ऐसे करके या बहुत सारे एक्ट्स आ गए 2016 में आ गए, बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब, पोल्यूशन में स्पेशली वो सब आप चीजें पढ़ोगे। तो 2016 में ही क्यों आई? क्योंकि 2016 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जिसको बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान को रियलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी रूल्स दे दी, ठीक है। उन रूल्स में एक रूल जो है वो है आपके वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स, ठीक है। आपको दिए हैं मैंने आपके नोट्स में, तो वो थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसके साथ आपका इकोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की ओर। अभी बहुत पड़ा है इसमें सिलेबस, वो धीरे धीरे करके हम कर लेंगे, लेकिन अभी आप इस चीज पे फोकस रख लो। सो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 आई तो 2017 में थी, लेकिन जो स्टेट्स है उन्होंने इसको नोटिफाई नहीं किया था। तो रिसेंटली ये नोटिफाई हो चुके हैं, दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज, ठीक है ना। है तो 2017 की, जैसे आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बोलते देश में कब से क्या हो गया। कब मतलब सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो बन गई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपको आपने सुना होगा उस चीज के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 2014 से पहले जो भी इंडिया में इलीगल माइग्रेट्स आए फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम अफगानिस्तान, एक्सेप्ट मुस्लिम्स, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। 2014 में एक्ट आया, लेकिन अभी तक भी उसके रूल्स नोटिफाई नहीं हुए, ठीक है। तो वो पेंडिंग है। तो इसी तरह ये रूल्स आए थे 2017 में, लेकिन नोटिफाई नहीं हुए थे, तो रिसेंटली दे गॉट नोटिफाइड, दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। सबसे पहले ये जो रूल्स हैं, देखो रूल्स हैं, एवरीथिंग कांट बी पुट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब कुछ नहीं आ सकता है, दैट इज व्हाई वी हैव लॉज। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसलिए उस अनटचेबिलिटी के आर्टिकल को एनफोर्स करने के लिए सरकार ने बनाया लॉ, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्ट। समझ आ रही है बात? सो एवरीथिंग कांट बी पुट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वो ऑलरेडी लेंथीएस्ट है वर्ल्ड में, और कितना डालेंगे उसके अंदर। तो उसके जो प्रोविजंस है उनको एनफोर्स करने के लिए, एनफोर्स मतलब उनको लागू करने के लिए, उनको रियल इफेक्ट देने के लिए सरकार जो है कानून बनाती है। और लॉ को, अब लॉ इतना बड़ा होता है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार बनाती है बाई लॉज। इन बाई लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार बनाती है रूल्स। इन रूल्स को बनाने के लिए सरकार बनाती है नोटिफिकेशन। इन नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार बनाती है गाइडलाइंस। आपने ये सब नाम सुन लेना। वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव लॉज, वी हैव बाई लॉज, वी हैव रूल्स, वी हैव नोटिफिकेशन, वी हैव गाइडलाइंस। समझ आ रही है बात? तो एक हियरार्किकल लेवल में चलती है कि रियल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो कैसे हम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करें। Everything can't be put in the constitution, therefore we have laws, we have rules. So therefore we have a law. This law is called Environment Protection Act 1986. दिमाग और दिल में इसको बिठा देना, Environment Protection Act 1986। जो भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड चीजें होंगी वो इस एक्ट में दी गई है, लेकिन इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार डिफरेंट रूल्स बनाएगी। और इसी एक्ट के तहत जो रूल्स आई है रिलेटेड टू वेटलैंड्स, वेटलैंड इज द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, सही बात है कि नहीं। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, कल मैंने बताया इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये तो पार्ट है एनवायरनमेंट का वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए वी हैव रूल्स एंड दे आर कॉल्ड वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017। तो MOEFCC ये भी याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। इसने अंडर दिस एक्ट क्या नोटिफाई किए? रूल्स। कौन से रूल्स? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है ना। तो EPA जो है इट्स एन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। ऐसी बहुत सारे लेजिस्लेशंस आपको मिलेगी, वो अलग से पढ़ेंगे। जो मिसलिनियस, याद है ना आपको, फोर्थ पिलर मिसलिनियस में एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस पढ़नी है, इसीलिए इसी तरह एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस भी पढ़नी है। So one of the important environmental legislation is Environmental Protection Act of 1986। इसी एक्ट के तहत सरकार ने रूल्स जारी किए, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 20 एंड 17, ठीक है। व्हाट आर द की प्रोविजंस?
क्या प्रोविजन है इसके अंदर, क्या रूल्स? नंबर 1 प्रोविजन इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन अंडर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2070। डिसेंट्रलाइजेशन, क्या मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन का? एग्जैक्टली, डेलीगेट करना लोअर लेवल्स में, है ना? जैसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, किसको बोलते हैं? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी पंचायती राज। 74th अमेंडमेंट एक्ट दैट इज अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है ना? तो ग्राउंड लेवल पे पॉलिसीज को, लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार डिसेंट्रलाइजेशन करती है। तो इसी तरह अभी तक जो वेटलैंड्स को कंजर्व और मैनेजमेंट के पावर्स थे वो होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। किसको बोला? स्टेट्स को, आप ले जाओ ये पावर्स। इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ योर वेटलैंड्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2070। सेकंड की प्रोविजन, SWAs, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज बनानी। अब स्टेट्स को पावर दिया गया तो स्टेट्स किसके थ्रू करेंगे? अथॉरिटी होनी चाहिए ना कोई, तो उनको बोलते हैं SWAs यानी स्टेट एंड यूटी वेटलैंड अथॉरिटीज। इसमें स्टेट्स भी आएंगे, इसमें यूटीज भी आएंगे, ठीक है ना? तो अथॉरिटी बनानी है जो इन रूल्स को एनफोर्स करेंगी, इंप्लीमेंट करेंगी, ठीक है? ये जो SWAs है दे विल बी हेडेड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। जो स्टेट्स के एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स होंगे वही इनके हेड होंगे। और भी कुछ ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स कहां कहां से? फॉर एग्जांपल वेटलैंड इकोलॉजी, लेक्स एंड वेटलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे जम्मू कश्मीर में थी, अब उसका नाम भी चेंज हो गया, ठीक है? तो वहां से एक्सपर्ट्स आएंगे, हाइड्रोलॉजी से एक्सपर्ट्स आएंगे, फिशरीज डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स आएंगे, क्योंकि वेटलैंड है ना, ठीक है? तो SWAs, स्टेट एंड यूटी वेटलैंड अथॉरिटी, उसको हेड कौन करेगा? एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स प्लस अदर ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स उसको सप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? वो कौन से होंगे? हाइड्रोलॉजी से, वेटलैंड इकोलॉजी से, फिशरीज से, लैंडस्केप से, प्लानिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक्स, यहां से एक्सपर्ट्स आएंगे, वो भी इस स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के पार्ट होंगे। यहां तक समझ आया? तो इनके क्या फंक्शंस रहेंगे? मैंने अभी बताया आपको स्टेट वेटलैंड, एक तो मैंने आपको इसकी कंपोजिशन बताई कि नहीं बताई? कौन होगा? एनवायरमेंट मिनिस्टर प्लस अदर एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स मैंने बताया हाइड्रोलॉजी से, सोशियो इकोनॉमिक्स से, फिशरीज से, लैंडस्केप से, इकोलॉजी से, वेटलैंड इकोलॉजी, ठीक है? अब फंक्शंस क्या होंगी इसकी? दो चीजें हैं स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज के, एक तो इसकी कंपोजिशन और सेकंड इसके फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है? आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई द वेटलैंड्स। ये बोलेंगे कि ये एरिया जो है ये भी वेटलैंड में हम इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है? और उसको नोटिफिकेशन उसके नाम पे जारी करेंगे कि ये जो फलानी एरिया है, ये आपके नौगाम के आसपास ये जो एरिया है, तो ये जो है इसको हम डिक्लेयर करते हैं एज ए वेटलैंड। तो ये पावर किसके पास रहेगा? स्टेट वेटलैंड। डिसेंट्रलाइजेशन अभी तक सरकार कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कर रही स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना? एंड दे विल गिव ए कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट, आपके नोट्स में दिए गए हैं, आप बस सुन लो। दे विल डिलिनेट ए कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट कि व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच आर रेगुलेटेड एंड परमिटेड। क्या कौन सी एक्टिविटीज आप इसमें कर सकते हो? जैसे आप रिक्रिएशन, बोट लेके आप इसमें तैर सकते हो, लेकिन फिशिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? सो रेगुलेटेड एक्टिविटीज कौन है? अगर फिशिंग करनी भी है तो वो भी किसी हद तक करनी है। सो रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, एंड परमिशन ऑफ एक्टिविटीज जो भी होगा वो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है वो फंक्शंस भी इसके पास रहेंगे। और कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, मतलब ये तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? सो व्हाट आर द परमिटेड एक्टिविटीज, व्हाट आर द रेगुलर। देखिए परमिटेड है कि आप कर सकते हो हर बार, जैसे पानी निकाल के इसको फिल्टर करके ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो, दिस इज परमिटेड। फिशिंग आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ही वही फिशरमैन कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो। सो इट इज रेगुलेटेड, जिसके पास लाइसेंस नहीं वो नहीं कर सकते, इट इज रेगुलेटेड। एंड थर्ड कम्स व्हाट आर प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। सिंपल चीजें हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन समझाना पड़ता है, ठीक है? और एक लिस्ट तैयार करेंगे वेटलैंड्स का जो भी किसी स्टेट और यूटी में पाए जाते हैं विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा। जो ही ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज को 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। बोलो आपके एरिया में कितने सारे वेटलैंड्स हैं, उनका लिस्ट तैयार करके दो, ठीक है ना?
तो ये सारे काम जो है ये कौन करेगा? बिल्कुल। और ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो रूल्स हैं, ये हर किसी वेटलैंड पे लगेंगे। ध्यान से सुनना। कंपोजिशन बताई, पता चला आपको। फंक्शंस आप लिख सकते हो, परमिशन, रेगुलेशन, प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रिपेयर ए लिस्ट, ठीक है, मॉनिटर द वेटलैंड्स, ठीक है, ये सब काम करेंगे। और ये जो रूल्स हैं ये हर किसी वेटलैंड पे लागू होंगे, हर किसी वेटलैंड पे एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो चीजें मैं नाम बताऊंगा दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द वेटलैंड्स। हर किसी वेटलैंड पे ये रूल्स लागू होंगे, कुछ चीजों को छोड़ के, कुछ वेटलैंड्स को छोड़ के, यानी जिनका मैं नाम अभी लूंगा वो फिर वेटलैंड में नहीं गिने जाएंगे। समझ आ रही है बात? मैं बोल रहा हूं हर किसी वेटलैंड पे ये रूल्स लागू होंगे, कुछ को छोड़ के। वो जो कुछ है तो इसका मतलब वो वेटलैंड ही नहीं है। नंबर 1, रिवर चैनल्स। समझ आ रही है बात? एक्सेप्ट रिवर चैनल्स, तो रिवर चैनल्स आर नॉट वेटलैंड्स। पैडी फील्ड्स, इससे पहले जो पैडी फील्ड्स थे उनको भी वेटलैंड में ही गिना जाता था, लेकिन अब रूल्स के तहत पैडी फील्ड जो है दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वेटलैंड्स, ठीक है। इसी तरह आपके जो ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज होंगे, इंसानों के बनाए हुए डैम, बैरेज, टैंक्स, ठीक है, जो स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर पर्पजेस के लिए यूज किए जाएंगे, वो भी वेटलैंड का पार्ट नहीं है, यानी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स, एंथ्रोपोजेनिक। एक्वाकल्चर, अब एक्वाकल्चर क्या है? जैसे अगर आप देखोगे आपके ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ओडिशा, बंगाल वगैरह, वहां पे जो है वहां पे राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि राइस को चाहिए दो चीजें, एक चाहिए पानी, एक चाहिए सनलाइट, यानी टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लस ऑप्टिमम वाटर। राइस जो है इट इज अ वाटर गजलिंग क्रॉप, इट्स अ वाटर गजलिंग क्रॉप। 1 kg राइस को तैयार करने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है सर। कितना? एंड इंडिया जो है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में नंबर 2 है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी इंडिया में नंबर 2 पे जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं वो है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, और उसमें सबसे ज्यादा चीज जो है वो है बासमती राइस। तो इंडिया इज द नेट वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री। इस वाटर को बोलते हैं वर्चुअल वाटर। क्या बोलते हैं? दिखेगा नहीं सर, चावल की बोरी जो है अगर उसका वजन कितना है 50 kg, सो 50 kg इंटू 3000 कितना हो गया? 1.5 लाख, 1.5 लाख लीटर पानी लगता है एक चावल की बोरी को तैयार करने में। और इंडिया जो है इट्स अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस इन द वर्ल्ड। दैट मींस इंडिया इज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ वर्चुअल वाटर। नेट का मतलब है वहां से भी चीजें लाता है, जैसे हम पल्सेस लाते हैं, ऑयल सीड्स लाते हैं, लेकिन उनमें कम पानी लगता है। और जो हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं। सो वर्चुअल वाटर बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या बोलते हैं? सो इंडिया इज द नेट वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री। लेकिन कौन सा वाटर? तो मैं बात क्या कर रहा हूं, एक्वाकल्चर पे बात आई थी, कहां पहुंच गया मैं, ठीक है। एक्वाकल्चर मतलब वहां पे अगर आप देखोगे बंगाल में साल भर में देयर आर 3 क्रॉप्स ऑफ राइस। कितने? 3 बार राइस उगाया जाता है बंगाल में, क्योंकि 2 ही चीजें तो चाहिए, पानी वो बहुत है। आप अगर आप देखोगे मानसून भी जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। और सनलाइट, क्योंकि ये जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आते हैं, तो ट्रॉपिक्स में आता है, तो टेम्परेचर तो होगा ही। तो एक राइस क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई, नेक्स्ट लग गई, तो 3 बार होता है। तो वहां पे मतलब साल भर क्या चलता रहता है? राइस कल्टीवेशन। अब वो क्या करते हैं, तो राइस में आपको पानी चाहिए, सूखा सूखा राइस तो अभी है नहीं, है उसको बोलते हैं SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। मेडागास्कर में टेक्निक डेवलप की गई है, उसमें कम पानी लगता है, लेकिन इंडिया में अभी भी फ्लडिंग किया जाता है, इनको फील्ड्स को इनंडेट किया जाता है विद वाटर। तो राइस तो उग ही रहा है सर, इसमें फिश के सीड्स डाल दो, यानी फिश के जो स्पोर्स हैं वो डाल दो, तो राइस तो उग ही रहा है, साथ साथ में वहां पे फिश भी तैयार होगी। और बंगाली जो है वो 2 ही चीजें तो खाते हैं, मतलब वहां पे स्टेपल क्या है? राइस प्लस फिश। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्वा कल्चर, यानी दो चीजें। जैसे मिक्स्ड फार्मिंग नहीं होती है, एनिमल रियरिंग एज वेल एज क्रॉप ग्रोइंग, तो वहां पे क्या होता है, क्रॉप तो ग्रो हो ही रहा है, एनिमल्स भी रियर किए जाते हैं। कौन से एनिमल? फिश। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्वा कल्चर, ठीक है। तो जहां पे एक्वा कल्चर होगा सर वो भी बाहर,
वेटलैंड से बाहर, एक्सेप्शन बता रहा हूं आपको। ऐसे पढ़ाने लगूंगा ना तो मई तक बस 7-8 रूल्स हो जाएंगे, बहुत है, फिर बाकी का देख लेना आप। सॉल्ट प्रोडक्शन देखा है ना आपने, कैसे सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जब हाई टाइड आती है, पानी जो है समुद्र से निकल के बैंक्स पे आ जाता है, शोर पे आ जाता है, कोस्ट पे आ जाता है, तो जो ही चढ़ गया हम वहां पे इसको मिट्टी से क्या करते हैं, एक भंड बना देते हैं, तो पानी को ट्रैप करते हैं, फिर धीरे धीरे गर्मी की वजह से पानी इवापोरेट हो जाता है, वहां पे क्या रहता है, सॉल्ट्स रहते हैं। तो जहां पे सॉल्ट प्रोडक्शन होगी वो भी वेटलैंड्स के अंदर नहीं आते। इसी तरह रिक्रिएशन पर्पजेस, कोई झील वील बना लिया आपने, कोई अम्यूजमेंट पार्क बना दिया, वो भी वेटलैंड के अंडर नहीं आएगा। एंड फॉर इरिगेशन पर्पजेस, ठीक है। मैं आपको 3 कानून बताता हूं, 3 नहीं 4 कानून बताता हूं। एक है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है, ये याद रख लो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, अंग्रेजों के जमाने का। देश आजाद हो गया, हमने लाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। कितने एक्ट हो गए, 2। तीसरा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इसकी मैंने परसों आपको डिटेल भी बताई थी ना, स्टॉकहोम के बाद बना था जब इंदिरा गांधी वहां से वापस आई थी, 1972। एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की पता है ना हियरार्की कहां पे, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव लॉज, वी हैव बायलॉज, वी हैव रूल्स, वी हैव नोटिफिकेशन, वी हैव, तो यानी रूल से भी छोटी होती है नोटिफिकेशन। ये CRZ जो है ना, कोस्टल रेगुलेशन जोन, कि कोस्टल एरियाज में कहां पे आप कौन सी इंडस्ट्री बना सकते हो, पानी से कितना दूर होना चाहिए, उसको बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन। यानी कोस्टल एरियाज जो है उनको रेगुलेट करना है। आप आके कोई केमिकल फैक्ट्री बना दी बिल्कुल कोस्ट पे, वहां से जो भी एफ्लुएंट्स निकलेंगी, जो भी डिस्चार्जेस निकलेंगी, जो भी वेस्ट निकलेंगी, वो किस में जाएंगी, समुद्र में, तो वो पोल्यूट करेंगे। या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, तो सरकार जो है बोलती है कि यहां से दूर बनाओ, ये एक्ट है, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, एक्ट भी है, नोटिफिकेशन भी है। तो इन 4 लेजिस्लेशंस के अंदर जो भी वेटलैंड्स नोटिफाइड हैं, दैट इज अगेन द एक्सेप्शन, वो भी आपके वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स के अंदर नहीं आएगी। मैं समझाता हूं आपको। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट के बीच में कोई झील है जहां से ट्राइबल पानी वानी लाते हैं पीने के लिए, ठीक है, तो अगर जो फॉरेस्ट जो है वो किसके तहत आएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत। और ये झील कहां पे मिला, फॉरेस्ट के बीच में, तो ये फॉरेस्ट भी किसके अंडर, सॉरी ये झील किसके अंडर आएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो ये झील फॉरेस्ट एक्ट के अंडर आएगा, ये आपके वेटलैंड्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट के अंडर नहीं है। इसी तरह फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिस एरिया पे ये एक्ट लागू होगा उसके अंदर अगर कोई वेटलैंड पाया जाएगा वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर, समझ आ रही है, जिससे अगेन एक्ट। इसी तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसी तरह CRZ एक्ट। समझ आ रही है बात। मैं एक्सेप्शंस बता रहा था ना आपको, हर किसी वेटलैंड पे रूल्स लागू होंगे लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के, वो अभी तक मैंने बताई। तो ये 4 एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन जो है, इनके अंदर भी जो भी वेटलैंड्स होंगी वो इन्हीं के अंदर रेगुलेट होंगी, वो आपके वेटलैंड्स कंजर्वेशन के अंदर रेगुलेट नहीं होंगी, ठीक है। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी हो गई, ठीक है। और भी एक चीज आती है उसमें, अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, आपने पावर्स जो है वो डेलीगेट किए स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर के सारे पावर्स खत्म है, नो नो, सेंटर ने अपने कुछ पावर्स जो है वो किसको दिए, सारे नहीं दिए, सेंटर ने अपने हाथ से सब कुछ नहीं छोड़ा, स्टेट्स को डेलीगेट किया कि भाई आप देख लो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो सेंटर के अंडर ही रहेगी, सेंटर जो है वो दैट्स द अल्टीमेट अथॉरिटी। सेंटर सेंटर बकवास बात है, असल में है यूनियन, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर भी इसका कंट्रोल रहेगा, वो किसके थ्रू रहेगा, उसको बोलते हैं नेशनल वेटलैंड कमेटी, नेशनल वेटलैंड कमेटी।
ये नेशनल लेवल पे रहेगी। इट विल बी हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरी। हर किसी मिनिस्ट्री जो है, हर कोई, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका जो सबसे टॉप एग्जीक्यूटिव होगा वो होगा मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव होगा, टॉप एग्जीक्यूटिव, वो होगा स्टेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये दो हो गई। उसके नीचे आता है टॉप ब्यूरोक्रेट। वो ब्यूरोक्रेट जो उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। समझ आ रही है बात? तो जो सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, वो नेशनल वेटलैंड कमेटी का हेड होगा। ठीक है? और याद रखना मेरी बात, ये जो नेशनल वेटलैंड कमेटी है, इसका रोल क्या है, फंक्शन, कंपोजिशन बता दी मैंने। कौन कौन हेड है इसका? MOEFCC का सेक्रेटरी। ठीक है? टॉप ब्यूरोक्रेट जो होगा। ठीक है? और इसका रोल क्या रहेगा? इट्स मेन रोल इज एडवाइजरी। ये एडवाइज करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को या स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज को कि आपने कैसे इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगा, साहब जो आप स्कीम ला रहे हो, बजट में इतना पैसा दे रहे हो, तो कितना चाहिए जो आप वेटलैंड्स के लिए दो। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज को एडवाइस करेगा कि आप जो अपने रूल्स है, प्रोविजन है, वो इस तरह इंप्लीमेंट कर लो। सो इट्स मेन रोल इज एडवाइस। ठीक है? हो गई ये चीज। अब जिसमें लास्ट चीज आती है वो है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज अंडर दीज रूल्स। मैंने बताया ना पहले ही आपको कि फंक्शंस क्या है, परमिशन, रेगुलेशन, प्रोहिबिशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड है इन रूल्स के अंदर। अगर आपने वो काम किए तो आप पे पिनल प्रोविजंस लगेंगे, यानी आपको पनिश होगा या आप पे फाइन लगेगा। ठीक है? नंबर 1 है, सुन लो, कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड फॉर नॉन वेटलैंड पर्पसेस इंक्लूडिंग एनक्रोचमेंट। ये सारे जो डल के किनारे उगा रहे हैं ना, खानियर, हाक, सारे फंसने वाले। ठीक है ना? सो अगर आप एनक्रोच कर रहे हो वेटलैंड्स में, मट्टी डाल के उसको रिक्लेम कर रहे हो, फिर उस पर एग्रीकल्चर पर्पज या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हो, सारे फंसने वाले। ठीक है? सेकंड इज सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज उन एरियाज में। ठीक है? ये सारे जो दीज आर प्रोहिबिटेड। मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग और स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, कोई केमिकल डाल दिया। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, आपको लगा कि घर में ये कमरा जो है एक खराब है, इसको रेनोवेट करना है। रेनोवेट करोगे तो जो पुराना स्ट्रक्चर उसको तोड़ना पड़ेगा ना, तो वहां से जो वेस्ट निकलता है इसको बोलते हैं डेमोलिशन वेस्ट। वो डेमोलिशन वेस्ट उठा के आप किस में डाल लेक में डाल रहे हो, नहीं चलेगा। दिस इज अ प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। ठीक है? सॉलिड वेस्ट डंपिंग, म्युनिसिपैलिटी वाले हमारे घरों से उठा के ले जाएंगे, कहां डाल देंगे? वेटलैंड्स में। इट इज अगेन प्रोहिबिटेड। ठीक है ना? सिंपल सिंपल चीजें हैं। इसी तरह वेस्ट एफ्लुएंट्स, ठीक है, या जो सीवेज, सीवेज हो गया जो स्टॉर्म वाटर निकलता है, हमारी गंदी नाली जो होती है ना बाहर से जाती है, उसको बोलते हैं सीवेज। सॉलिड वेस्ट उसको बोलते हैं सीवरेज। ये सब चीजें आप वेटलैंड्स में डंप। और ये जो रूल्स हैं, एनक्रोचमेंट, पोचिंग, ये जो शिकारी है ना, मारते हैं रहते हैं बतखों को, जो आसमानी होते हैं स्वान्स वगैरह, तो उसको बोलते हैं पोचिंग, किसी को मारना। ठीक है ना? ये भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है? या परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, एक्सेप्ट फॉर बोट जटीज, जो शिकाराज है ना, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये एक्सेप्टेड है। ठीक है? विद इन 50 मीटर्स ऑफ मीन हाई फ्लड लेवल ऑब्जर्व इन लास्ट 10 ईयर्स। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि लास्ट 10 सालों में, फॉर एग्जाम्पल ये आपका डल लेक है, इसमें पानी की लेवल इतनी है, लेकिन जब मानसून आता है, जब बारिशें होती है, तो इसकी पानी की लेवल जो है वो बढ़ जाती है। ये पानी की लेवल कहां जाती है? यहां तक जाती है। तो पिछले 10 सालों में आप देख लो कि सबसे ऊपर लेवल कहां तक पहुंची है? यहां तक। समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? कि इसकी जो पानी की लेवल है वो तो है, लेकिन जब मानसून सीजन आता है, जब बारिशें बहुत ज्यादा होती है, तो पानी की लेवल बढ़ती है। तो कहां तक बढ़ती है? ठीक है ना? उससे 50 मीटर की दूरी, यहां से 50 मीटर की दूरी तक आप कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट बोट जेट्टी। बोट जेट्टीज मतलब जो शिकारत होते हैं, आपको यहां से उठा के दूसरी जगह पर ले जाते हैं। ठीक है? दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड।
So this is about your wetlands conservation and management rules of 20 and